नमस्कार, शुभ 24 न्यूज रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कोमल शेखावत और आज हमारे साथ हैं टोंक प्रभारी एवं पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जैन जी। नमस्कार सर। नमस्ते। सर बेसिकली अब चुनाव का माहौल बहुत आ चुका है, तो अब आपके सामने प्रताप सिंह खाचरियावास जी खड़े होने वाले हैं। आप टिकट लेने को तैयार हैं, इसमें आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं 1986 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैंने 1986 से बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष से लेकर 2023 तक का करीब 30-32 साल का जो सफर तय किया, इसमें मैं बीजेपी का वार्ड अध्यक्ष, जयपुर से युवा मोर्चे का विधानसभा का अध्यक्ष, जयपुर से युवा मोर्चे का महामंत्री, 2 बार युवा मोर्चे के अनेक पदों पर रहे, 2 बार किशनपुर विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष रहा, 2 बार जयपुर शहर जिले का महामंत्री रहा, 2 बार जयपुर शहर का अध्यक्ष रहा, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा। एक लंबा सफर मैंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता की हैसियत के नाते तय किया। टिकट मिले न मिले ये मेरा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, लेकिन कार्यकर्ता के नाते, स्वाभाविक कार्यकर्ता के नाते सब कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा होती है, पार्टी की एक जो प्रक्रिया होती है, उसके तहत मैंने भी कहीं पार्टी में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की हुई है। और मैं समझता हूँ कि एक पार्टी ऐसी है जो कार्यकर्ता की पहचान करके, कार्यकर्ता का जो धरातल का कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, उसको अगर कहीं मौका मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं 98 के अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के नाते शास्त्री लेकर के वार्ड संख्या 67 से पार्षद का चुनाव लड़ा। उस समय मैंने पार्टी से कोई टिकट नहीं मांगा। मैं उस समय किशनपुर विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष था। पार्टी में पैनल गया तो मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामदास जी ने और ओम जी मथुर साहब ने, दोनों ने मुझे कहा कि इस पैनल में तुम्हारा नाम नहीं है। मैंने कहा साहब, ये विषय पार्टी का है, आपको चुनाव लड़ाना आप तय कर दीजिए, मुझे मेरा नाम नहीं देना था। लेकिन पार्टी ने मुझे वो मौका भी दिया। एक लंबा समय पार्टी के लिए सेवा करते करते, जनता के बीच में जनता की सेवा करते हुए निकला समय, तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि पिछली बार भी पार्टी ने मुझे मौका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन चुनाव और भाग्य साथ साथ चलता है, इसलिए किसी कारण से रहेगा होगा कि चुनाव नहीं लड़ पाया। एक बार फिर पार्टी से मैं आग्रह करूंगा, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं पार्टी एक कार्यकर्ता के नाते मुझे भी मौका देगी। जहाँ भी मौका देगी, वो चाहे सिविल लाइन हो, वो चाहे किशनपुर हो, चाहे सांगानेर हो, तो चुनाव बिल्कुल दृढ़ता के साथ में चुनाव लड़ेंगे। और मुझे मेरी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना विश्वास है कि मैं नहीं समझता कि जयपुर में कोई कांग्रेस का प्रत्याशी इतना भारी होगा कि उसको उसके नाम से या उसकी पार्टी के नाम से वॉकआउट मिल जाए। ऐसी स्थिति जयपुर शहर में तो नहीं है। जयपुर शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 1900 बूथ है। उन 1900 बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूँ, पहली बार बूथ इकाइयों का गठन भी किया है। एक जिस पार्टी के पास इतनी बड़ी फौज हो, इस पार्टी के साथ इतने अनेक अनुसांगिक संगठन जो संघ के नाते काम करते हैं, जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, इतने संगठन साथ में हो और उसके बाद भी कोई कहे कि सामने वाला कैंडिडेट भारी है, तो मैं नहीं समझता कि जयपुर में कहीं ऐसी स्थिति नहीं है। पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने राज किया। उस राज के अंदर पिछले 2.5 साल नकारा निकम्मा आपस में कहने में जिस पार्टी के निकल जाए, जो पार्टी पूरे देश के अंदर कांग्रेस को बचाने के लिए राजस्थान के अंदर दूसरे राज्यों से विधायकों को लाकर यहाँ कैंपेन कराकर उनको बचाने का प्रयास करे, राजस्थान को सरकार चलाने की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। हिंदुस्तान में कांग्रेस कैसे जिंदा रहे, ये काम पूरा राजस्थान के ऊपर ही आ गया और पूरी पार्टी उसी में लगी रही। और अब जब पूरा चुनाव का समय जब आया है, तो चुनाव के समय आप जितना इस चुनावी माहौल के अंदर रोज एक नई घोषणा सरकार के माध्यम से देख रहे हैं, तो इसमें तो एक कहावत भी है कि जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो ज्यादा दान दक्षिणा करने लगता है। तो मुझे लगता है उसी का चरितार्थ माननीय अशोक गहलोत जी इस कांग्रेस सरकार के लिए कर रहे हैं कि अंतिम समय है, जो कुछ है वो दे दो, उससे कुछ पुनर्जीवन मिल जाए, पुनर्जीवन सुधर जाए तो हो जाए। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता को भी इस बात में समझ में पड़ता है कि अगर ये सब कुछ होना था तो पहले दिन से, जिस दिन से इन्होंने जो लंबा चौड़ा घोषणा पत्र बनाया था, उस घोषणा पत्र की क्रियान्विति पहले दिन से शुरू हो गई होती, तो जनता को लगता है कि जिसने जो बोला उसको पूरा किया। अब आने वाले 6 महीने के अंदर जब लगता है कि मेरी सरकार तो आने वाली नहीं हो और इस प्रकार की घोषणा करके राजस्थान को एक ऐसे आर्थिक संकट में डाल जाऊं कि आने वाली सरकार अगर इन योजनाओं को बंद करती है तो उस आने वाली सरकार के ऊपर एक दोषारोपण का भी काम हो, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीति के साथ साथ राजस्थान के हित को ध्यान में रखकर कि राजस्थान का उज्जवल भविष्य लंबे समय कैसा बना रहे, इन सब बातों को ध्यान में रखकर कोई योजनाएं बनती है तो उनको बनाना भी चाहिए। पर कोई नई योजना मेरे ख्याल से अशोक जी गहलोत की सरकार के अंदर आई नहीं। माननीय वसुंधरा जी पिछले 5 साल राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, तो उस समय भामाशाह योजना थी, उस भामाशाह योजना को आपने चिरंजीवी योजना में बदला। उस भामाशाह योजना की जो सीमा थी 3 लाख से 5 लाख जब पहुंची, तो मैं समझता हूँ उसके दौरान जितने लोगों के इलाज उस चिरंजीवी भामाशाह योजना के दौरान हुए, उसकी कोई रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो उसका बहुत बड़ा आपको रिकॉर्ड मिलेगा। चिरंजीवी योजना
एक प्रचार प्रसार के लिए देश भर के अंदर एक बढ़िया योजना हो सकती है, लेकिन आप धरातल के ऊपर जाएंगे तो राजस्थान के अंदर कितने हॉस्पिटल चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हैं और कितने सरकारी हॉस्पिटलों में भी आप चिरंजीवी योजना के माध्यम से चले जाओगे तो अनेक बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा खर्चा है उस चिरंजीवी योजना के बावजूद भी कि सरकार इस हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, सब करके गरीब आदमियों को आ जाता है, ये सब चीजें बाहर से आएंगी। इसलिए खाली योजनाओं का नाम बदलने से अन्नपूर्णा योजना को इंदिरा गांधी योजना के अंदर बदल देना, कुल मिलाकर उन योजनाओं का नाम बदलकर एक नए तरीके से पेश करने का प्रयास किया गया है। एक बहुत बड़ा राजस्थान के अंदर नया कुछ हो इसका मुझे नहीं लगता। अब 100 यूनिट बिजली आप फ्री करते हो, आपके मोबाइल आपका बिजली का बिल उठा के देखोगे तो जितनी यूनिट आपके फ्री होकर आ रही है उससे ज्यादा आप सरचार्ज के रूप में वसूल कर रहे हो। तो जनता को खाली गुमराह करने का प्रयास है। और 100 यूनिट के नाम से ऊपर गरीब आदमी जब समझता है कि मेरी 100 यूनिट फ्री है और वो बेचारे के जब सरचार्ज जुड़ के आ जाता है तो 100 यूनिट के बाद में तो कहीं पे भी सरचार्ज लग जाता है, वो घूमता है, उसको पता चलता है कि तेरा सरचार्ज तो इतने साल का बाकी था, इतने पहले 3 महीने का बाकी था, 5 महीने बाकी था। तो मैं तो ऐसा कह सकता हूँ, मैं आर्थिक दृष्टि को बहुत ढंग से नहीं समझता, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि जितना पैसा फ्री के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है उससे ज्यादा पैसा सरचार्ज के नाम के ऊपर इस सरकार ने वसूल करने का भी काम किया। कानून व्यवस्था को आप कहीं भी देखेंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति को कहीं वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहें कि राजस्थान के अंदर हमने FIR को बिल्कुल 0 टॉलरेंस के ऊपर ले जाने का प्रयास किया कि कोई भी थाने के ऊपर जाएगा तो वो FIR लिखाएगा, पुलिस को बाध्यता है कि उसके FIR को लिखे, केवल इस माध्यम से केस बढ़ गए। ये तो मजाक है। अगर मैं झूठी FIR लिखाता हूँ तो पुलिस उस FIR की जांच भी करती है, उसके अंदर FIR भी लगती है। लेकिन आज जितने केस स्टैंड कर रहे हैं वो स्टैंड जो कर रहे हैं वो तो अपराध के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, उन पर तो FIR नहीं लगी। तो ये कोई आपका मापदंड नहीं है कि FIR 0 आपने हर एक FIR लिखी इसलिए ये बढ़ गया। महिला अत्याचार के ऊपर आप जो केंद्र की रिपोर्ट आती है उन रिपोर्टों को आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ हर अपराध के अंदर भी राजस्थान हर जगह आगे बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन पूरे विषयों के लिए एक नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के नाते मुझे अभी टोंक भी भेजा गया तो मैं टोंक के अंदर निवाई, टोंक, मालपुरा और देवली उनियारा भी होके आया, गांव नीचे तक मैं होके आया, जनता का व्यू जानने का प्रयास किया और जनता से आग्रह करने का प्रयास किया कि अधिक से अधिक संख्या के अंदर इस अभियान के लिए 1 तारीख को जो आंदोलन जयपुर में होना है उसके अंदर आए। तो जनता पूरी तरीके से तैयार है कि इस सरकार को तो निश्चित रूप से बदलना है और इस सरकार ने जितने गलत काम इस पूरे 5 साल के अंदर किए होंगे, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नीचे तक के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पत्रकों के माध्यम से और रोज अन्य को जनादेश आते हैं, कल अनेक प्रकार के जो अभियान चलते रहे 5 साल लगातार कार्यकर्ता उन सब चीजों को बीच में जनता के बीच में लेके गया। इसलिए मैं समझता हूँ कल का जो प्रदर्शन होगा वो एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। वह प्रदर्शन आने वाले विधानसभा चुनाव किस ओर जाएगा उस ओर जनता का सीधे सीधा ध्यान आकर्षित करेगा और एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर कल जयपुर शहर के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता यहाँ पर आएगी। तो ये सरकार की नींद चेताने के लिए भी पर्याप्त है और सरकार को उसका रास्ता बताने के लिए भी पर्याप्त होगी। संजय जैन जी, हाल ही में अभी आपने बताया जस्ट कि भाजपा की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान आया। संजय जैन जी, आपको ये नहीं लगता कि अचानक से नहीं सहेगा राजस्थान, क्या ये लोगों को डाइवर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं से? ये अचानक से कैसे है? अचानक कैसे हो सकता है? अच्छा, राजस्थान बन जाने के लिए आपके 5 साल का एक लंबा पीरियड, 4.5 साल का लंबा पीरियड राजस्थान की जनता ने देखा। उस राजस्थान की जनता ने 4.5 साल के अंदर क्या क्या सहा, उन सब चीजों को तो एकत्रित करके कहा गया कि अब इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। 5 साल के लिए आपको मैंडेट मिला, 5 साल आपको सरकार चलानी थी, बीच में मैं कुछ भी करूंगा आप हटने वाले नहीं, जनादेश आपके पास में है, जनता उस जनादेश को बीच में कुछ कर नहीं सकती। तो लेकिन जनता से सब चीजों से त्रस्त हुई, जिन भ्रष्टाचार से त्रस्त हुई, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर सरकार के नाते सरकार के जनप्रतिनिधियों ने और सब लोगों ने जो भी कुछ जनता के बीच में किया, तो अब जनता का अब बोलने का समय है कि अब बहुत हो चुका, अब हम इन सब चीजों को नहीं सहेंगे। तो अभियान बिल्कुल राइट टाइम पर और बिल्कुल राइट स्लोगन के साथ के अंदर जनता के बीच में गया, जनता ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसकी परिणति कल निश्चित रूप से आपको कल दिखेगी। सर, हाल ही में विधानसभा में भी अभी बहुत कुछ हो चुका है, लोगों में भी बहुत हड़कंप मच चुकी है, या फिर ये कहें कि राजस्थान की राजनीति में बहुत हड़कंप मच चुकी है, उस पर आपका क्या कहना है? राजस्थान की विधानसभा तो जितनी भी बार चली है उतनी बार कुछ न कुछ हुआ और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के साथियों ने जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई, जिनके नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अपनी सरकार को खुद ने घेरने का प्रयास किया। आधा समय तो उसके अंदर निकल गया। अब सरकार लाने की लालसा में आप एक दूसरे को गाली बककर, एक दूसरे को नकारा निकम्मा बताकर आप वापस एक मंच पे आते हो, तो क्या राजस्थान की जनता को बेवकूफ समझते हो आप? कि राजस्थान की जनता ये सब चीजें नहीं समझती कि आप किस चीज पे एक हो रहे हो? फिर आप एक होकर आप लाल किताब लाते हो,
आप लाल किताब को कहते हो कि लाल किताब धोखा है, लाल किताब में कुछ नहीं है। अरे मैं कहता हूँ चलो कुछ नहीं था लाल किताब में, नहीं था तो इतनी हाई तौर पर विधानसभा में क्यों? उस रणवीर सिंह हुड्डा जो आप ही के मंत्री थे वही किताब लाए, उन्होंने लगातार आपके ऊपर महिला उत्पीड़न को लेकर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए। वो लाल किताब कहाँ से आई उसका उन्होंने वर्णन किया। अगर उस किताब में कुछ नहीं था तो विधानसभा के पटल पर रखना चाहते थे रखने देते। अगर उस विधानसभा के पटल पर आप नहीं रखने देना चाहते, उसकी छीना झपटी करते हो, जैसा राजेंद्र गोड़ा कहते हैं मुझे मारा गया, पीटा गया, मेरी लातें मारी गई, तो उस किताब में ऐसा क्या था जिससे इतना घबराए हुए हो? तो हो सकता है आज आपने किताब छीन ली, कहीं फट गई, कहीं जला दी, लेकिन ये समय का चक्र है, ये कभी कहीं रुकता नहीं। उस किताब में जो कुछ भी था समय आने के ऊपर निश्चित रूप से सामने आएगा। इस दुनिया के अंदर जिसने पाप किया उसकी परिणति यही होती है, जिसने पुण्य किया उसकी भी परिणति यही होती है। इसलिए अगर उस किताब में कुछ है तो निश्चित रूप से सामने आएगा, और राजस्थान की जनता उस किताब के अंदर कुछ था उसको जानेगी तो उसके अनुसार कुछ ना कुछ अच्छा न्याय भी राजस्थान की जनता करेगी। जी सर। सर हमें आपने ये तो बता दिया कि कुछ ना कुछ होगा, आपके हिसाब से आपकी खुद की क्या राय है, क्या हो सकता है उस लाल डायरी में? मैं उस लाल डायरी के बारे में व्यक्तिगत रूप से कैसे बोल सकता हूँ? डायरी में भी लिखता हूँ, डायरी अनेक लोग लिखते हैं, तो जिसने डायरी लिखी है उसको पता है कि उसने क्या लिखा, पर उन्हीं लोगों के बीच के अंदर उसने चर्चा की होगी। अगर वो जैसा रणवीर जी हुड्डा कहते हैं कि मैं उस दौरान उनके घर पे गया, धर्मेंद्र जी राठौड़ के घर गया और मेरे को वहां से किताब लाने के लिए कहा गया, तो धर्मेंद्र जी राठौड़ जाने के उन्होंने क्या लिख रखा होगा? वो किताब चली गई तो आपस के अंदर साथियों ने शेयर भी किया होगा कि उसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ था। तो जो कुछ लिखा हुआ, तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि उसमें कुछ ऐसी गंभीर चीज है कि क्या पता रणवीर हुड्डा वो ओरिजिनल किताब नहीं ले जाके कोई दूसरी किताब ले गए, तो आप दूसरे से भी इतना क्यों घबराए हुए थे? कुछ नहीं था तो उसको आगे नहीं देते ना सदन के पटल पे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ किताब में था तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से छीना झपटी हुई, तो मैं कह सकता हूँ उसमें कुछ नहीं बहुत कुछ था। तो बहुत कुछ क्या था, तो जो किताब जिसने लिखी है या जिसके हाथ में चली गई होगी उसको वो जाने। जिस दिन रणवीर जी हुड्डा कहते हैं समय आने पर सब किताब को खोलूंगा, रोज एक पन्ना बताऊंगा, तो उस दिन का इंतजार हम भी कर रहे हैं कि रणवीर हुड्डा जी जल्दी इस चीज की शुरुआत करें तो अब सब राजस्थान की जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो। सर अब आप भी आगे जाके चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसके लिए सिविल लाइन जनता के लिए आपके पास क्या मैसेज है? देखिए मैंने कहा कि सिविल लाइन से लड़ूंगा, किशनपोल लड़ूंगा, सांगानेर से लड़ूंगा, पता नहीं जयपुर की कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं तो कुल इतना सा कह सकता हूँ कि सिविल लाइन से नहीं पूरी जयपुर की जनता के लिए मेरा यही आह्वान है कि जनता ने 5 साल जयपुर के अंदर मैं समझता हूँ पहली बार कांग्रेस को इतना बड़ा मैंडेट दिया। इतने बड़े मैंडेट के बाद जयपुर की जनता को मिला क्या? क्या जनता इस चीज को आकलन करेगी? तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जनता निष्पक्ष रूप से पिछली सरकारों से इस सरकार की तुलना करेगी तो उसको बहुत सारी चीजों का आंसर मिलेगा। आपने विशेषकर सिविल लाइन करके आप बार बार जोर देती हैं, तो मुझे तो लगता है कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो लंबे समय तक कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष रहे, वो इस बात का भी द्योतक है कि कांग्रेस के अंदर लीडरशिप का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी में हर 3 साल के अंदर चुनाव होता है। अगर मैं दोबारा भी हुआ तो मुझे 3 साल बाद दोबारा चुनाव होकर मैं दोबारा अध्यक्ष बना। एक लंबे समय तक किसी व्यक्ति का किसी संगठन के अध्यक्ष बना रहना उस पार्टी के अंदर लीडरशिप के अभाव को भी दर्शाता है। और एक व्यक्ति को आप एक तानाशाह की ओर भी बढ़ाते हो कि वो व्यक्ति इतना मदमस्त हो जाता है कि उसको लगता है कि कोई संगठन या सरकार है तो मेरे बिना नहीं है। मैं समझता हूँ यही स्थिति सिविल विधानसभा क्षेत्र क्या आमजन और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी और बीजेपी का कार्यकर्ता भी इस चीज को समझ रहा होगा। इसलिए मेरा कहना यही है कि जनता ने अगर किसी को चुन के भेजा है तो अहंकार को नीचे रखकर जनता के बीच में जनता की सेवा के भाव से हम काम करते रहेंगे। तो एक जनता है जो हमको सिर पे बैठाती है और हमारे अहंकार को और हमारे ध्रुव व्यवहार को 2 मिनट में ठुकरा कर वापस हमको अपने समकक्ष लाकर भी खड़ा कर देती है। इसलिए भगवान ने मौका दिया तो सबको काम करना चाहिए। सिविल लाइन्स की जनता निश्चित रूप से जो वादे किए गए, जो रोज लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, जितनी जोर की आवाज के अंदर किसी चीज को बोला जाता है वो चीज धरातल पे नहीं दिखती है। अरे कांग्रेस और भाजपा के नाते आप जनता के बीच के अंदर चयन करोगे कि इस मोहल्ले से मुझे बीजेपी के वोट मिला, मुझे वोट नहीं मिला, तो जनता ने वोट सरकार के लिए दे दिया। आप चुन गए तो आप कांग्रेस भाजपा के प्रतिनिधि नहीं रहे, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। आप समान दृष्टि से विकास के काम को करें, समान दृष्टि से जनता के दुख के अंदर भागीदारी रहें और समान दृष्टि से सब लोगों को एक विचार से धारेंगे तो हर एक व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उन सबके लिए मैं समझता हूँ कि अच्छा है। और देश की जनता जिस विश्वास के साथ के अंदर जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है, ये लोकतंत्र हमारा जो जिंदा है वो इसीलिए जिंदा है कि जनता को लोकतंत्र में विश्वास है और उस लोकतंत्र के आधार के ऊपर एक अच्छा चयन करने का प्रयास करती है। तो कुछ ना कुछ आप में अच्छा ही देखती है। जब आपका चयन करती है तो जनता ये अपेक्षा भी रखती है कि जिस अच्छाई के नाते आपको चुना था उस अच्छाई की आप पालना करते रहे। तो मुझे लगता है कि प्रताप सिंह जी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरे होते हुए मुझे तो नहीं दिखते। और जनता का व्यू जो भी आप जनता के बीच में भी जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये सामने भी आएगा आपके। अभी 3 नेशनल चैनलों के सर्वे आए,
एबीपी न्यूज का भी आया, आज तक का भी आया, एनडीटीवी का भी आया, सी वोटर का भी आया। इन सब सर्वे को आप देखेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वे को चैलेंज करता हूँ, वो तो है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, जिसके अनुसार सर्वे नहीं आता वो कहीं ना कहीं सर्वे को हल्का सा चैलेंज करने लगता है। लेकिन 3-3, 4-4 सर्वे जो भी आए, तीनों चारों सर्वे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की पार्टी को 80 से ऊपर कहीं बताता नहीं, बीजेपी को 105 से 110 के नीचे कोई दिखाता नहीं है। तो इसलिए जब सर्वे गया है तो सर्वे तो आप जैसे लोग ही करते हैं, तो आप तो वाइज होके नहीं करते। कोई भी मीडिया वाला, कोई भी वोटर सर्वे करने वाला, कोई भी सर्वे करने वाला व्यक्ति किसी से वाइज नहीं होता, क्योंकि तो उसकी रोजी रोटी, उससे उसकी प्रामाणिकता झलकती है। वो जनता के बीच में गया, जनता का मैंडेट क्या आने वाला है इनसे भी दिखता है। इसलिए ये सर्वे भी इस बात का द्योतक है कि राजस्थान की जनता को कांग्रेस के प्रति विश्वास नहीं रहा। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और पिछले 5 साल में वसुंधरा जी की सरकार ने जिस प्रकार राजस्थान के अंदर विकास करके और जिस प्रकार जनता के अंदर एक अपनी अमिट पहचान बनाकर जिस प्रकार सेवा की थी, वो सेवा की परिणति निश्चित रूप से इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। तो इसी के साथ मैं कोमल शेखावत, शुभ 24 न्यूज़ की तरफ से संजय जैन जी का धन्यवाद देती हूँ। मैं कोमल शेखावत विद कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ।